सभी मित्रों को नमस्कार। हिंदी साहित्य समागम चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम हिंदी संपूर्ण साहित्य से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रतिशत देखेंगे और यह प्रतिशत आज का 26वां प्रतिशत होगा। इससे पूर्व हम जो है 25 प्रतिशत करा चुके हैं, जिसमें हिंदी साहित्य के संपूर्ण साहित्य, व्याकरण, एनसीईआरटी और संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इसमें संग्रह किया गया था। साथ ही 21 से 22 हमने शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एबिट्यूड जो उत्तराखंड एलटी में सिलेबस में लगा हुआ है, यह भी हम करा चुके हैं और एनसीईआरटी के काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास हैं। तो संपूर्ण वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, इसमें आपको कुछ एनसीईआरटी के, कुछ संस्कृत के क्वेश्चन भी लास्ट में मिलेंगे। तो पूरा वीडियो देखना, जिससे कि आपका आकलन, आपका मूल्यांकन बेहतर रूप से होता रहे। और इसमें लगभग 60 क्वेश्चन होंगे। एक तरीके से जितने क्वेश्चन लगभग एलटी में बनते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, काम कुंठा को शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया? देखो इसमें 1 2 3 4 किया गया है। हम इसका आकलन ABCD में करेंगे, ठीक है। ए जिंदगी नामा, बी अनित्य, सी शेष यात्रा और डी सूरजमुखी अंधेरे के। तो यह किसका होगा? तो इसका आकलन आपने कर दिया होगा। काम कुंठा को शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो इस उपन्यास काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो किस में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी सूरजमुखी अंधेरे के, ठीक है। तो इसमें किया गया है, इसको आप देखेंगे। यह जो है जिंदगी नामा, और यह किसका है? कृष्णा सुप्ती की है। जिंदगी नामा पिछली बार एलटी में क्वेश्चन बना हुआ था, और जिंदगी नामा को ही एक काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास इसलिए भी माना जाता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार पहला उपन्यास महिला को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता पहला महिला कृष्णा सोक्ती थी, ठीक है। पंजाब में इनका जन्म हुआ था, और जिंदगी नामा जो है पंजाब की संस्कृति पर ही आधारित है, ठीक है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। नारी जीवन की मनोवैज्ञानिक सत्ता पात्र, इसमें 2 पात्र हैं, ठीक है। एक तो आप रति और दूसरा इसमें दिवाकर नाम का है। शेष यात्रा ऊषा प्रेमवंदा का है। अनित्य किसका? मृदुला गर्ग का है, ठीक है। इस पॉइंट को भी हम नोट करेंगे। इसको तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। यह भी कृष्णा सोप्ती का है, दोनों कृष्णा सोप्ती का है। अब बात करें अनित्य, तो अनित्य किसका है? इसके बारे में हम चर्चा कर चुकी। अनित्य किसका? मृदुला गर्ग का है, ठीक है, मृदुला गर्ग का है। जबकि शेष यात्रा किसका है? उषा प्रेमवदा का है, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। आगे दूसरा नंबर का प्रश्न है, नागा अर्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। ए बूंद और समुद्र, बी अरुण की बेटे और सी सागर लहरें और मुनिश और डी डूब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। देखो यह क्वेश्चन जो है आपने देखा होगा कि इसी प्रकार से 18 एलटी में बना था, और वहां पर भी मछुआरों के जीवन में किया गया था। और ये किसका था? ये क्वेश्चन बना हुआ था सागर लहरें और मुनिश। तो तुलना आत्मा अध्ययन कीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में कुछ बेहतर से बेहतर मिले। अब ये किसका है? सागर लहरें, ये उदय शंकर का है, ठीक है। ये किसका है? उदय शंकर का है। ये उदय शंकर जी का है, ठीक है। ये उदय शंकर का 2 क्वेश्चन बने थे 18 में, ठीक है। ये भी मछुआरों के जीवन के बारे में है, ठीक है। और यह मिथिला के मछुआरों के जीवन के बारे में है। कौन? अरुण के बेटे। जबकि सागर लहरें के मुंबई के बारसोला, ठीक है। यह किसका है? मुंबई के बारसोला मछुआरों के जीवन पे। दोनों मछुआरों के जीवन पर आधारित है, बस ये मिथिला के है और वह मुंबई के बारसोला के जीवन पर आधारित है, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक हैं ए धर्मवीर भारती, बी कमलेश्वर, सी राजेंद्र यादव और डी मोहन राठी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 का। तो इसका सही आंसर होगा धर्मवीर भारती का। इस पे पूर्व भी हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। इस पे पूर्व, जैसे गुनाहों का देवता इनका काफ़ी प्रसिद्ध है, और धर्मवीर, इसमें पात्रों की चर्चा हमने पूर्व उपन्यास में की थी। अभी जो है नागा अर्जुन, देखो नागा अर्जुन काव्य में तो काफ़ी प्रसिद्ध है, प्रगतिवादी। लेकिन इनके जो हैं कई बार जो है उपन्यास भी आते हैं, और उपन्यासों में एक तथ्य, जैसे हम मेला आंचल का देखते हैं, तो हम मेला आंचल में पढ़ते हैं कि जो आंचलिक उपन्यास के
महिला आंचल को एक बेहतर रूप से आंचलिक उपन्यासकार थे और रेणु थे, इन्हें प्रवक्ता कहा जाता है और 54 का उनका उपन्यास था। लेकिन करम की बात आएगी तो रतिनाथ की चाची नागार्जुन की पहली रचना मानी जाएगी करम में आंचलिक, वह 48 की है। इस तथ्य को भी आप नोट करते रहना। आगे हम देखते हैं चौथा नंबर का प्रश्न, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? ए राग दरबारी, बी गबन, सी झूठा सच और डी इन्हीं हथियारों से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो कंफ्यूजन नहीं होंगे, यह झूठा सच है। झूठा सच पूर्व में भी चर्चा कर चुका हूं। 58 और 60 इसके दो भाग हैं, ठीक है। पहला भाग जो है 58 का है, दूसरा 60 का है, ठीक है। पहले भाग की बात करें, राष्ट्र विभाजन की त्रासदी का वर्णन किया गया पहले भाग में, जबकि दूसरे भाग में किसका वर्णन किया गया है? स्वतंत्रता प्राप्ति की बात की गई है, ठीक है। आगे चौथा नंबर का प्रश्न है, महाकाल उपन्यास के लेखक हैं ए अमृतलाल, बी अमृतलाल नागर, सी विष्णु प्रभाकर और डी उदय शंकर भट्ट। तो यह किसका होगा? तो यह सीधा किसका होगा? पांचवा का सीधा होगा, यानी इसका अमृतलाल नागर होगा, ठीक है। अमृतलाल नागर की जो है, इनका महाकाल 1947 का उपन्यास है, पहला उपन्यास माना जाता है, बंगाल के अकाल पर आधारित है, ठीक है। बंगाल के अकाल पर, महाकाल बंगाल, ठीक है, यानी बंगाल के अकाल पर, बंगाल के अकाल पर, ठीक है। यह बंगाल के अकाल पर आधारित है। दूसरा पॉइंट हम यहाँ देख सकते हैं कि इनका एक उपन्यास है मानस का अंश, 72 का उपन्यास है, ठीक है। और दूसरा उपन्यास है खंजन नाइन, एक तुलसीदास पर आधारित है और दूसरा जो है सूरदास पर आधारित। एक 72 का है जबकि एक 81 का है। तो इस पर इन तथ्यों को भी साथ साथ लेकर हम चलेंगे। छठा नंबर का प्रश्न है उदय शंकर, छठा नंबर का प्रश्न है, उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई है? ए तिरछी, बी पाल गोमरा का स्कूटर, सी पीली आंधी, डी दरिया घोड़ा। तो कौन सा उपन्यास उन्होंने नहीं लिखा छठा का? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, यानी पीली आंधी नहीं होगी, ठीक है। बाकी इनके उपन्यास में इनकी कौन सी है? पीली छतरी वाली, ठीक है, पाल गोमरा का स्कूटर, और एक उपन्यास काफी प्रसिद्ध है इनका, पीली छतरी वाली लड़की। एक उपन्यास क्या? पीली छतरी वाली लड़की है। और मोहनदास, एक मोहनदास को मत भूलना, मोहनदास में जो है इन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था, ठीक है। यह भी इनका काफी प्रसिद्ध है। आगे हम देखते हैं सातवां नंबर का प्रश्न, पीली आंधी जो प्रभा खेतान का है, ठीक है, प्रभा खेतान का, इस पॉइंट को नोट कर लेना, प्रभा खेतान का है, ठीक है। सातवां नंबर का प्रश्न है, शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका है ए मृदुला गर्ग, बी उषा प्रेमवदा, सी मन्नू भंडारी, डी अलका सरावगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शेष कादंबरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सातवां का सही आंसर क्या है? यानी डी, यानी अलका सरावगी का होगा, ठीक है, सातवां नंबर का, यानी डी होगा, ठीक है। देखो इनका एक आता है कली कथा बाई वाय बाईपास, ठीक है, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और इनका एक उपन्यास काफी प्रसिद्ध है, कली कथा वाय बाईपास, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। आगे है भागवंती, ठीक है, भागवंती उपन्यास के रचयिता है, काफी प्रसिद्ध है और कंफ्यूजन भी होगा आपको। ए सूरदर्शन, सुदर्शन, बी ज्ञानेंद्र, सी रामवृक्ष बैनीपुरी और डी अज्ञेय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो भागवती की बात नहीं कर रहा है, वो भागवती दूसरा है, ठीक है, वो 82 की है, ये भागवंती की बात कर रहा है, तो कंफ्यूजन नहीं होंगे। आठों का सही आंसर क्या होगा? इसका सुदर्शन होगा, ठीक है। नौवां नंबर का प्रश्न है, टोपी शुक्ला के लेखक हैं ए श्रीलाल शुक्ल, बी राही मासूम रजा, सी मोहन राकेश, डी मन्नू भंडारी। तो इसका सही आंसर क्या होगा नौवा का? तो नौ का सही आंसर क्या होगा? राही मासूज रजा, मासूम रजा होगा, बी होगा, ठीक है, नौवा का बी होगा। देखो इनका एक, देखो इस किस पर आधारित है? हिंदू मुसलमान के संबंधों पर आधारित है यहाँ, ठीक है। इनका एक काफी प्रसिद्ध है आधा गांव, ठीक है, आधा गांव है, ठीक है, 66 की रचना आधा गांव है और गंगुली
गंगुली गांव पर आधारित है, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप नोट रख लेना। आगे है 10वां नंबर का, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है। ए यशपाल, बी भागवती भगवती चरण वर्मा, सी वृंदावन लाल वर्मा और डी जैनेन्द्र कुमार। तो किसका होगा त्यागपत्र? तो कंफ्यूजन नहीं होंगे, ये कहीं बार जैनेन्द्र का है, ठीक है। तो जैनेन्द्र का स्त्री संबंधित उपन्यासों का देखो, प्रेमचंद के बाद ख्याति अगर किसी को प्राप्त हुई तो जैनेन्द्र को हुई। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारी ने माना जाता है, अज्ञे को माना जाता है, और जो है देवराज को माना जाता है। इनका जैसे त्यागपत्र, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, परख काफी प्रसिद्ध उपन्यास हैं। तो इन पॉइंटों को भी आप नोट रखेंगे। देखो कुछ सैंपल क्वेश्चन होंगे तो हम थोड़ा सा रफ्तार से चलेंगे, और जहां पर कुछ तथ्य होंगे उन तथ्यों को स्पष्ट करने की कोशिश भी हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, 50 से 60 तक हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, मेरा राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह के लेखक का नाम है। ए कुबेरनाथ राय, बी विद्यानिवास मिश्र, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी विवेकी राय। तो इसका सही आंसर क्या होगा 11 का? तो 11 का होगा विद्यानिवास मिश्र, ठीक है। देखो ललित निबंधकार भी इन्हें माना जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप नोट रखेंगे। आगे 12वां नंबर का प्रश्न है, सदाचार की ताबीज किसकी रचना है। ए शरद जोशी, बी श्रीलाल शुक्ल और सी हरिशंकर परसाई, डी राम नारायण उपाध्याय। तो 12 का सही क्या होगा? तो 12 का सही होगा हरिशंकर परसाई किया, ठीक है। और हरिशंकर परसाई को आप जानते हो कि व्यंग्यकार माना जाता है, व्यंग्य के जनक भी इन्हें माना जाता है, ठीक है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, एक व्यवहारिक क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन को भी हार्ड नहीं बनते हैं, समान तो एक मिश्रण का लेवल का ही क्वेश्चन बनता है। 13 नंबर का प्रश्न है, विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है। ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राजनाथ पांडे और डी प्रभाकर माचवे। तो इसका सही आंसर क्या? विचार और वितर्क, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होंगे, या हजारी प्रसाद का है, ठीक है। और इनके 2 उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध हैं, और भी एक आलोक पर्व है और दूसरा क्या है, अशोक के फूल है, ठीक है, अशोक के फूल है। इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। आगे है 14 नंबर का प्रश्न है, सही आरोही क्रम चुनिए। प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद। बी प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद और प्रगतिवाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, 14 का सही आंसर क्या होगा? पहले क्या आएगा? छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा 14 का, ठीक है। तो 14 का सी आंसर होगा। पंद्रह नंबर का प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए बी सी डी आप आकलन कीजिएगा, हम डायरेक्ट आंसर पर टिक करेंगे। तो पहले क्या आएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपने अपना आकलन कर दिया होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 15 का सही आंसर होगा यानी बी होगा, ठीक है। देखो राम बिहारी नहीं है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ठीक है। ये 3 भाई थे, ठीक है। मिश्र बंधु विनोद काफ़ी बड़ा ग्रंथ है, आप जानते हैं, ठीक है। मिश्र बंधु विनोद के 3 भाग जो है, इसके पहला जो 3 भाग है जो हैं, 3 भाग कब हुए थे? 1913 में प्रकाशित हुए थे, ठीक है। जबकि इसका चौथा भाग जो है कब प्रकाशित हुआ था? 1934 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। दूसरा काफी महत्वपूर्ण तथ्य है, 4591, लगभग कई बार आ जाता है कि 500, तो कंफ्यूजन नहीं होंगे। 500 भी आएगा तो आप 500 भी टिक कर सकते हैं, ज़्यादातर ऐसे दिया रहता है कि लगभग 500, तो 600 से लगभग 600 है तो लगभग 500। लेकिन अगर हम करेक्ट अगर गणना का आधार माने तो 4591 कवियों का इन्होंने जीवन वृत्ति इसमें लिखा गया था। पहला 13 में और 3 भाग 13 में हुए थे, जबकि सबसे बड़ा ग्रंथ है ये, और दूसरा चौथा भाग 34 में इनका प्रकाशित हुआ, ठीक है। आगे है 16 नंबर का, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। ए रामकुमार वर्मा, बी रामचंद्र शुक्ल,
सी हजारी प्रसाद और डी राहुल शकृत्यान। तो क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्वयंभू को किसने कवि माना? तो 16 का किसने माना? यानी राम कुमार वर्मा ने माना थे। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल को किसने माना था? रामचंद्र शुक्ल ने माना था जो है चंद्रबरदाई। ठीक है। इसके बारे में पूर्व में मैं चर्चा कर चुका हूं। चंद्रबरदाई को उन्होंने माना था, और चंद्रबरदाई को ही और किसने माना था? मिश्र बंधु ने भी। चंद्रबरदाई को भी और किसने माना था? मिश्र बंधु ने भी माना था। ठीक है। मिश्र बंधु ने भी चंद्रबरदाई को ही माना था कि चंद्रबरदाई पहला काव्य है, और इनकी जो है पृथ्वीराज रासो पहला काव्य ग्रंथ है, ये पहले कवि माने थे। ठीक है। अगर हम हजारी प्रसाद की बात करें तो इन्होंने माना था अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान को इन्होंने माना था। ठीक है। हजारी प्रसाद ने। पहला पॉइंट, राम कुमार वर्मा स्वयंभू को माना था। विशेष करके हमें ये नोट रामचंद्र शुक्ल के साथ आपने दूसरा नाम मिश्र बंधु का भी नोट करना। ठीक है। और दूसरी ओर कहते हैं कि यह ग्रंथ तो है ही नहीं, और आपने देखा होगा कि इसमें से जो है खुद ही रामचंद्र शुक्ल अप्रमाणित ग्रंथ भी किसको मानते हैं? पृथ्वीराज को मानते हैं। तो तथ्यों को जोड़कर देखिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है। 17 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? ए चंद्रबरदाई, बी जगनिक, सी मुल्ला दाऊद और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही क्या होगा? तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे, चंद्रबरदाई की रचना है। ठीक है। बस एक पॉइंट आपने नोट करना है कि इसमें जो है सर्ग कितने थे? 69 सर्ग थे। ठीक है। दूसरा पॉइंट 68 क्या थे? छंद थे। बस यही थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, कोई बड़ा अंतर नहीं है। बस जब पेपर आता है तो एक थोड़ा सा हमें प्रेशर होता है, उस प्रेशर के बदले हम देखो ज्यादा सर्ग है और कम जो है छंद है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। ठीक है। आगे प्रश्न है 18 नंबर का, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ए पुष्पदंत, बी धनपाल, सी शालिभद्र सूरी, डी स्वयंभू। तो इसका सही आंसर क्या होगा 18 का? तो 18 का सही आंसर होगा यानी डी होगा। ठीक है। 19 नंबर का प्रश्न है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा 19 का? तो कंफ्यूजन नहीं होंगे, रासो साहित्य होगा। ठीक है। अब देखो रासो साहित्य है। ठीक है। जो रास साहित्य है, देखो रास और रास अलग है। ठीक है। जो रास साहित्य है वो जैन साहित्य का नाम है, पॉइंट रख लेना। रास साहित्य जो है जैन साहित्य का नाम है, और रासो साहित्य जो है रासो साहित्य को चारण काल कहा जाता है। ठीक है। इस पॉइंट को आप तथ्य को नोट करेंगे। आगे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है? ए वर्ण रत्नाकर, बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सी राहुल वेल, डी स्तूली भद्ररास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? काफी प्रसिद्ध रचना है, अभी उत्तर प्रदेश ने आप ये रचनाएं पूछी गई थी। तो इसका सही क्या होगा? सी होगा, राहुल वेल होगा। ठीक है। या चंपू काव्य है। ठीक है। 7 बोलियों का, 7 रानियों का भी कभी आता है, लेकिन 7 बोलियों का इसमें जो है शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगर रोक्ति व्यक्ति प्रकरण की बात करें तो इसमें कई बार मैं चर्चा कर चुका हूं, यह दामोदर कवि का है, और यह क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है। व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है। आगे हम देखते हैं देव, 21 नंबर का, देव कवि की रचना है? ए काव्य निर्णय, बी रसराज, सी श्रृंगार निर्णय, डी भाव विलास। तो देव की कौन सी रचना है 21 की? 21 वाला क्वेश्चन तो भाव विलास है। ठीक है। ये काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय काफी बार आ जाता है, तो यह किसका है? तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो यह किसका है? भिखारी दास का है। ठीक है। भिखारी दास का है। 22 का, निम्न में से कौन सा मतिराम का ग्रंथ नहीं है? ए रसराज, बी रसविलास, सी ललित ललाम और डी छंद सार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 22 का सही आंसर होगा यानी रस विलास किसका है? मतिराम का है। ठीक है। देखो नहीं है, नहीं की बात कर रहा, रस विलास, रस विलास किसकी है? देवी की कवि है ये भी। ठीक है। देखो एक छंद सार जो है इनकी रचना है, और पूर्व के प्रश्न पत्र में हमने की थी छंदमाला। ठीक है।
तो ध्यान आ गया होगा, आपकी स्मृति जग चुकी होगी। तो छंदमाला किसकी है? केशव दास की है। ठीक है, केशव दास की है। पूर्व में हमने चर्चा की थी अगले ही प्रश्न पत्र में, यानी प्रैक्टिस सेट 25 में, कि पहला ही क्वेश्चन था कि कौन सा जो है रीति ग्रंथ नहीं है, तो यह रीति ग्रंथ है छंदमाला। ठीक है, किसकी है? केशव दास की है, रीति ग्रंथ से संबंधित है। जैसे कवि प्रिय रसिक प्रिय है ना, तो थोड़ा ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा। जब आपका ध्यान इस प्रकार से आकर्षित होगा तो निश्चित तौर पर एग्जाम में इसका फायदा आपको 101% निश्चित तौर पर आपको मिलेगा। आगे 23 नंबर का प्रश्न है, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रस मंजरी के रचनाकार हैं? ए सूरदास, बी बिहारी, सी नंददास और डी विद्यापति। तो 23 का सही आंसर क्या होगा? तो किसका है? तो यह कंफ्यूजन नहीं होंगे, 23 का 3 होगा, यानी नंददास का है। ठीक है, इसमें जो है 270 पद हैं। ठीक है, 270 पद हैं इसमें। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। 24 नंबर का प्रश्न है, कौन सा होगा? हित तरंगिणी, श्रुति भूषण, उज्जवल नीलमणि, कर्णाभरण। तो कौन सी होगी? तो यह हित तरंगिणी होगा। ठीक है, कृपाराम की पुस्तक की बात कर रहे हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं? सूदन, लाल कवि, भूषण, पद्माकर। तो कंफ्यूजन नहीं होंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? बी, यानी लाल कवि की रचना है। ठीक है, एक छत्रसाल है ना, एक छत्रसाल भी है। ठीक है, और एक छत्रसाल जो है, अभी मैं देख रहा था कि यह जो है EMRS यानी एकलव्य विद्यालय में पूछा गया था। है छत्रसाल, ये क्या है? छत्र प्रकाश। और छत्रसाल किसकी है? भूषण की है। ठीक है, बस जोड़ के देखने की कोशिश कीजिएगा, खुद ब खुद आपके समझ में आएगा ही आएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुते हैं जो हिंदी भाक्यो। ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में हैं? ए ब्रज भाषा, बी भोजपुरी, सी अवधी भाषा और डी बुंदेली। तो यहाँ तो आपको मालूम होगा अवधि का है, और अवधि के साथ आपको देखो, यह तब ये पंक्ति कहा गया था कि मुसलमान कवि के होने के साथ उनको बहुत से बातें सुननी पड़ी थी, तो हिंदू उर्दू विवाद के प्रभाव से कवि ये रचना, ये वाक्य जो ये पंक्तियाँ लिखी गई थी। और यह अनुराग बांसुरी है ना, अनुराग बांसुरी, उसकी रचना। दूसरी इनकी इंद्रावती भी एक रचना है। ठीक है, किसकी है? इंद्रावती भी इनकी एक रचना है। आगे 27 नंबर का प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किसका है? ए महावीर प्रसाद, बी श्याम सुंदर दास और सी राधा कृष्ण दास, डी भारतीन। तो ये भारतीन का हुआ। आगे 28 नंबर का प्रश्न है, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा, बी प्रेम तरंग, सी प्रेम सरोवर और डी प्रेम माधुरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फूलों का गुच्छा से। ठीक है, यह खड़ी बोली में आधारित था 28 का। ठीक है ना। 29 का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से पंक्तियां किस कवि की है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बाल कृष्ण भट्ट, सी ठाकुर, डी भारतेंदु। तो यह किसकी होगी? तो कंफ्यूजन नहीं होंगे, 29 का सही आंसर होगा भारतेंदु की यह पंक्तियां है। अगला प्रश्न है 30वां, भारतेंदु ने जिस प्रकार की हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी यह पंक्तियां किस लेखक की? काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कभी कभी कोटेशन पूछा जाता है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी राम कुमार वर्मा, सी शिवदान सिंह चौहान और डी रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा 30 का? तो 30 का सही आंसर है शिवदान सिंह चौहान। 31 नंबर का प्रश्न है, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? ये शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी भारतेंदु,
सी महावीर प्रसाद और डी बाबू मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो भारतेंद्र, जैसे एक क्वेश्चन देखो उसमें पूछा गया था, लेक्चर आईटी में पूछा गया था 21 में, इसी प्रकार का क्वेश्चन। 32 नंबर का प्रश्न है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? ए वाल्मीकि रामायण, बी कृतवास रामायण, सी रामचरितमानस और डी विष्णु पुराण। तो इसका सही आंसर क्या होगा 32 का? इसका बी होगा। ठीक है। 33 नंबर का है, कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है? ए पल्लव, बी ग्रंथि, सी गुंजन, डी अनामिका। तो 33 का सही आंसर क्या होगा? यानी अनामिका होगा। ठीक है। 34 का, निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि नहीं है? ए दादू, बी सुंदरदास, सी कबीरदास और डी श्रीधर पाठक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किसकी बात कर रहा है? संत कवि की बात कर रहा है। तो आप जानते हैं कि श्रीधर पाठक संत कवि की नहीं थी। ठीक है, ये तो भारतेंदु युग के बाद के कवि की थी। 35 नंबर का प्रश्न है, त्रिलोचन का वास्तविक नाम है? ए वासुदेव, बी त्रिलोकीनाथ, सी त्रिमूर्ति और डी मनमोहन सिंह। तो इनका नाम क्या था? वासुदेव था। ये क्या थे? प्रगति वाली कवि थे। ठीक है, अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, ठीक है, और सुमन थी। रागे राघव भी आते हैं इसमें। 36 नंबर का प्रश्न है, हल्दी घाटी पीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है? श्याम नारायण पांडे, नवीन, सोनलाल द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा 36 का? तो एक होगा श्याम नारायण पांडे। आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है और कुछ संस्कृत के क्वेश्चन भी हैं। तो 37 नंबर का है, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? ठीक है, यह आपने एलटी लेक्चर 21 में देखा होगा। ए मुक्तिबोध, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी और सी विश्वनाथ त्रिपाठी, डी नामवर सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी होगा। ठीक है, यह कब की है? 70 की है। अब इनकी कौन सी रचना आती है? इनका कामायनी एक पुनर्विचार आता है। ठीक है, पुनर्विचार किसका है? मुक्तिबोध का है। पुनर्मूल्यांकन किसका है? चतुर्वेदी जी का है। ये कब की रचना थी? ठीक है, जो है ये 70 की रचना है। ये कब की रचना थी? तो 60-61 की रचना यह थी। इस पॉइंट को आप भी नोट कर लेना। बाकी इनका भी काफ़ी प्रसिद्ध है, नामवर सिंह भी आलोचना के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, त्रिपाठी जी भी काफ़ी प्रसिद्ध है। 38 नंबर का प्रश्न है, भुवनेश्वर का प्रसिद्ध एकांकी जिस पर वर्नाड शाह का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा था? ठीक है, ये इसका किसका पड़ा था? वर्नाड शाह का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा था। एकांकी की बात कर रहा है। ए लक्ष्मी का स्वागत, बी बादल की मृत्यु, सी स्वर्ग की झलक और डी कारवा। तो कारवा होगा इसका। ठीक है, कारवा होगा। जबकि आप जानते हैं बादल की मृत्यु किसकी है? किसकी है? रामकुमार वर्मा की है। ठीक है, और लक्ष्मी का स्वागत जो अस्क की है। ठीक है, लक्ष्मी का स्वागत अस्क, ये काफ़ी प्रसिद्ध हुए उपेंद्र नाथ जी। उपेंद्र तो एक बहुत बड़ा नाम है। आगे 39 नंबर का प्रश्न है, प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता निबंध 1937 किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? ए भारत मित्र, बी सरस्वती पत्रिका, सी भारत विशाल भारत और डी मतवाला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विशाल भारत। ठीक है, और यह किसकी थी? शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, और प्रगतिवाद का प्रथम जो है आलोचक भी शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है, प्रगतिवाद का। ठीक है, प्रगतिवाद काव्य में भी है, प्रगतिवाद निबंध और कहानी में भी है इस पॉइंट को, और आलोचना में भी है। इस पॉइंट को नोट रख लेना आप लोग। ठीक है, प्रगति से साहित्य की आवश्यकता 37 की है। किस पत्रिका में है? विशाल भारत में है। ठीक है, आगे है 40 नंबर का संस्कृत का क्वेश्चन है, मेघदूत कितने खंडों में विभक्त है? ए 4, बी 2, सी 5 और डी 7। तो इसका सही क्या होगा? 2 खंडों में होगा। ठीक है,
एक खंड क्या होगा, पूर्व मेघ, एक दूसरा होगा उत्तर मेघ। ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, कालिदास की है और इसको काफ़ी नामों से जाना जाता है। एक तो खंड काव्य जाना जाता है, ठीक है, दूसरा क्या जाना जाता है, गीति काव्य का नाम भी जाना जाता है, ठीक है, फिर इसको दूत काव्य भी जाना जाता है, फिर इसको संदेश काव्य भी जाना जाता है। ठीक है, तो इन नामों से जाना जाता है। जबकि हम जानते हैं कि एक आता है, इसको जो है डॉक्टर, एक कीथ थे, कीथ, तो इसको क्या मानते हैं, शोक गीत मानते हैं इसको। कई बार क्वेश्चन बन जाता है, शोक गीत मानते हैं। जैसे हम काव्य में क्या मानते हैं, सरोज स्मृति को पहला शोक गीत मानते हैं, और शोक गीत का एक विश्व का महान शोक गीत के बारे में किसको मानते हैं, सरोज स्मृति को मानते हैं। ठीक है, निराले की सरोज स्मृति, जिन्होंने अपनी पुत्री की स्मृति में लिखा गया था। तो जोड़ के देखने क्या उसका है मित्रों। 41 नंबर का प्रश्न है, लिंग परिणाम वचन किस विभक्ति के सूत्र हैं, प्रथमा विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति। तो इसका सही क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होंगे, लिंग परिणाम वचने ये किस में है, प्रथम विभक्ति में है। आगे 42 नंबर का प्रश्न है, नदी शब्द का पंचम विभक्ति एक वचन रूप होगा, नदीभ्याम, नद्या, नद्यो, नदीभ्या। तो किसकी बात कर रहा है, पंचम विभक्ति एक वचन रूप की बात कर रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होंगे, 42 का आंसर क्या होगा, इसका बी होगा, नद्या होगा। ठीक है, इसका कैसा चलेगा, नद्या, फिर नद्याभ्याम चलेगा, और फिर प्रथम में नद्या चलेगा, द्वितीय में क्या चलेगा, एक वचन, द्विवचन में क्या चलेगा, नद्याभ्याम चलेगा, और बहुवचन में क्या है, नद्याभ्या। ठीक है, तैतालीस नंबर का प्रश्न है, निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना। ठीक है, तो किसने माना था, तो 43 का सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल होगा। 44 नंबर का प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोष ही का नाम साहित्य है, यह किसने कहा था। तो इस 44 का सही आंसर क्या होगा, इसका होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। 45 का भूत के पांव किसकी व्यंग रचना है, काफी प्रसिद्ध है भूत के पांव 45 का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हरिशंकर परसाई होगा। आगे इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, गेहूं और गुलाब और कन्यादान। तो कौन सा नहीं होगा, तो इसका सी होगा, यानी गेहूं और गुलाब 46 का। ठीक है, 47 नंबर का, लघु मानव के बहाने हिंदी काव्य में बहस के लिए, हिंदी काव्य में एक बहस होती तो वो किससे संबंधित थी, लघु मानव के बहाने। ठीक है, एक बहस जो चली थी, ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी विजय नारायण साई, सी राम विलास शर्मा और डी हजारी प्रसाद। तो यह साई से ने इस पर बहस की थी। 48 का, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित, तो अभी बात की थी अरुण की बेटी। ठीक है, यह भी सागर लहरें, यहाँ भी जो है मछुआरों के जीवन पर है, यह मिथिला का है, और यह बारसूला बम्बई के मछुआरों के जीवन पर आधारित है। महाकाल उपन्यास, इससे बात कर चुके, अमृतलाल नागर का है। 50 नंबर का प्रश्न है, पांडे बिचेन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, तो इसका क्या होगा, काफी प्रसिद्ध है। तो 50 का आंसर सही क्या होगा, 2 होगा, दिल्ली का कलंक होगा। ठीक है, तो यह काफी प्रसिद्ध उपन्यास है। देखो, दिल्ली का कलंक, ठीक है, पैसों का साथी, दिल्ली का व्याभिचार, व्याभिचार और दिल्ली का कलंक एक ऋषभ चरण जैन के हैं। ठीक है, ये ऋषभ चरण जैन के हैं। ठीक है, और बिचेन शर्मा को एक और आपने पॉइंट रखना है कि प्राकृतिकवादी जो है, प्रकृतिवादी। ठीक है, तो यह क्या है, प्रकृतिवादी उपन्यास का जनक भी माना जाता है पंडित बिचेन शर्मा को। ठीक है, दिल्ली का कलंक, दिल्ली का दलाल, चंद हसीनों के खतूत, बुधवा बुधवा की बेटी, ठीक है, पैसा का साथी, दिल्ली का व्यभिचारी, ये इस प्रकार से मिलता जुलता है किसका, ऋषभ चरण जैन और उग्र का। तो आप इस चीज को भी स्पष्ट कर लेना। आगे का नंबर का है, भाग्यवती के लेखक हैं, तो इसका लेखक कौन है, श्रीनिवास दास हैं। ठीक है,
52 का है, इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोप्ती की नहीं है, कृष्णा सोप्ती की है? तो कृष्णा सोप्ती की अभी भी पूर्व में भी इनकी चर्चा हुई थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 52 का। तो 52 का जो है जिंदगी नामा, ठीक है, तो जिंदगी नामा जो है कृष्णा सोप्ती का उपन्यास है। 53 का मनोविश्लेषण आत्मीय शैली के उपन्यासकार हैं, तो कौन होंगे? तो आप तो जानते हैं, ईलाचंद जोशी। 54 है, अलमा कबूतरी किसकी रचना है? तो अलमा कबूतरी किसकी है? तो यह होगी मैत्री पुष्पा की। 55 का है, मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? तो मुन्नी मोबाइल काफ़ी प्रसिद्ध है, किसका उपन्यास है? तो यह है प्रदीप सौरभ का। 56 का मृताल नागर की जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन जीवन का चित्रण किया गया है, तो किसका किया गया है? अभी पूर्व में भी चर्चा हुई थी, तो 56 का क्या होगा? 56 का सूरदास होगा, ठीक है, खंजन नयन, ठीक है। अभी पूर्व में चर्चा की थी हमने कि मानस का हंस सूरदास और खंजन नयन मानस का हंस तुलसीदास और खंजन नयन सूरदास। सत्तावन का अनारो किसका उपन्यास है? ममता कालिया, चित्रा मुदगल, मंजुल भगत, राजी सेठ। तो अनारो किसका है? 57 का। तो 57 का सही आंसर होगा मंजुल भगत। महिला आंचल किस श्रेणी का उपन्यास है? आंचलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंचलिक होगा। अपने अपने अजनबी साहित्य की किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा। 59 नंबर का प्रश्न है, तो यह क्या होगा? उपन्यास है, ठीक है। गोदान उपन्यास की नायिका है धनिया, अनुजा, रानी, निर्मला। तो गोदान उपन्यास की नायिका कौन है? तो धनिया, झुनिया, ठीक है। 61 नंबर का है, इनमें से नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन से नहीं है? कमलेश्वर, राजेंद्र, ज्ञान रंजन और मोहन राकेश। तो ज्ञान रंजन नहीं होंगे, ठीक है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा तो अपने मित्रों तभी शेयर कीजिएगा, और फिर जो है हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है कि अब जो प्रैक्टिस सेट होगा वो 10 तारीख को होगा, और 10 तारीख को जैसे कि आपको पता था, तो आपकी भावनाओं को कदर करते हुए, देखते हुए भावनाओं को, ठीक है, एलटी का पेपर 10 मार्च को होना था लेकिन हुआ नहीं, लेकिन आपके लिए मैं एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा। उसमें 100 नंबर का होगा, संपूर्ण साहित्य होगा, व्याकरण होगा और शिक्षण अभिरुचि होगा। यानी एक ही प्रश्न पत्र जो है 100 नंबर का होगा, जिस तरीके से पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अभी चर्चा हो रही कि सिलेबस में परिवर्तन होगा, तो मित्रों अपनी पढ़ाई पर ध्यान कीजिएगा। सिलेबस बदलेगा तो आपके सम्मुख आएगा, वेबसाइट पर आएगा आयोग का। तो फिलहाल जो सिलेबस है उसको तो आपको पढ़ना ही है, हिंदी तो आएगा ही, उसमें चाहे शिक्षण अभिरुचि आए या जी के आए या कुछ भी आए, तो आप अपने को एकाग्रचित्त मन करके संयम बरतने की कोशिश कीजिएगा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। जितना आप भटकने की कोशिश करोगे, आप उतना पेपर से दूर रहोगे, पढ़ाई से दूर रहोगे। इसीलिए आप अपने ठंडे और एक चिंतनशील दिमाग से सोचिएगा कि जब चिंताएं बढ़ती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो आदमी को शांत मन से कार्य लेना चाहिए। और आप इतने समझदार हैं, हम आपको ज़्यादा नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि जिसने बीएड किया होगा उसके पास बुद्धि और विवेक तो होगा ही, ठीक है। तो आपके लिए अच्छी खबर है कि 10 तारीख को एक बहुत बेहतर प्रैक्टिस सेट में 100 नंबर का लाऊंगा, जिसमें संपूर्ण साहित्य का आपको एक बहुत ही बेहतरीन मिश्रण मिलेगा, और हूबहू कह सकता हूं कि जिस प्रकार एक अल्टी का पेपर आता है। और बाकी आपको देखने के उपरांत ही मालूम होगा, ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। आज के लिए इतना ही। सभी मित्रों